हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक नए चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे जो कि बेसिकली बेस्ड है प्रोबेबिलिटी पर। ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक चैप्टर है जहाँ पे हम लोग किसी भी आउटकम की ऑकर करने का चांसेस कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग से सपोज एक अनबाइस्ड कॉइन को अगर टॉस करते हैं, क्या चांस है कि हेड आएगा, क्या चांस है कि टेल आएगा। सिमिलरली अगर हम एक अनबाइस्ड डाई को अगर थ्रो करते हैं तो क्या चांस है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ये सब बेसिकली इस चैप्टर में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये चैप्टर जो है ये चैप्टर सिंपली चांसेस पर बेस्ड है। ठीक है ना। कोई भी एक इवेंट की ऑकर करने का क्या चांस है वो हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में कैलकुलेट करते हैं। तो इस चैप्टर में जाने से पहले सबसे पहले कुछ सर्टेन टर्म्स है जो इस चैप्टर में फ्रिक्वेंटली यूज होता है, वो सब टर्म्स हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो टर्म आया वो आया रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। जब भी ये चैप्टर में हम लोग सवाल देखेंगे तो हम लोग देखेंगे ये टर्म बहुत ज्यादा यूज में आता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट सिंपली एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका सारा पॉसिबल आउटकम्स हमको पता हो। ठीक है ना। हमको पता है कि क्या क्या आउटकम ऑकर कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या आउटकम ऑकर करेगा ये श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है ना। सो ऐसे एक्सपेरिमेंट को बेसिकली एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक अनबाइस्ड कॉइन को अगर टॉस करें तो हमको पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या आएगा ये हम श्योर के साथ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, गेस भले ही कर सकते हैं और गेस कभी कभार करेक्ट भी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग श्योर होंगे कि क्या आउटकम ऑकर कर पाएगा। सो ऐसे एक्सपेरिमेंट को बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट जो टर्म आया वो बेसिकली आया सैंपल स्पेस आया। सैंपल स्पेस को यूजुअली हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सैंपल स्पेस क्या हो जाता है? सैंपल स्पेस जो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन होता है। ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? ये सिंपली हो गया सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है ना। सारे पॉसिबल आउटकम्स का जो कलेक्शन होगा वो बेसिकली सैंपल स्पेस कहलाएगा। जैसे से सपोज हम लोग दो अनबाइस्ड कॉइन को टॉस कर रहे हैं। अगर हम दो अनबाइस्ड कॉइन को टॉस करें तो मेरा पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होगा? अगर हम दो अनबाइस्ड कॉइन को टॉस करें तो मेरा पॉसिबल आउटकम्स होगा हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये चार पॉसिबल आउटकम्स हुआ। ठीक है ना। तो ये चार पॉसिबल आउटकम हुआ तो ये जो सेट आया इस सेट को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है ना। तो सारे पॉसिबल आउटकम्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलेंगे। नेक्स्ट आया इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट जो होता है ये सिंपली सैंपल स्पेस का कोई भी एक सबसेट होता है। ठीक है ना। सैंपल स्पेस का कोई भी एक सबसेट अगर हम लोग ले ले तो वो बेसिकली एक इवेंट कहलाएगा। ठीक है ना। सैंपल स्पेस का कोई भी एक सबसेट। अब इवेंट जो है वो बहुत सारे टाइप का हो सकता है। ठीक है ना। इवेंट जो है वो बेसिकली बहुत सारे टाइप का हो सकता है। जैसे कि सबसे पहला जो आया वो तो आया सिंपल इवेंट आया। ठीक है ना। सिंपल इवेंट भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग इसको एलिमेंट्री इवेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। सिंपल इवेंट भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग इसको एलिमेंट्री इवेंट भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम हो। ठीक है ना। एक ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम हो, ऐसे इवेंट को सिंपल इवेंट कहा जाएगा। सो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो 1 होगा। ठीक है। जैसे से सपोज हम लोग इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। टॉसिंग ऑफ टू अनबाइस्ड कॉइंस। ठीक है ना। सो से सपोज इवेंट ए मेरा एक है ऑकरेंस ऑफ टू हेड्स। ठीक है ना। जब हम लोग बोलेंगे इवेंट ए है ऑकरेंस ऑफ टू हेड्स तो उसमें सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम होगा हेड हेड, और किसी में भी दो हेड नहीं आ रहा है तो ये बेसिकली ऑकरेंस ऑफ टू हेड्स जो है ये एक तरह का सिंपल इवेंट हो जाएगा जिसको हम एलिमेंट्री इवेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। सो ये ऑकरेंस ऑफ हेडेड जो है ये बेसिकली एक तरह का सिंपल इवेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है ना। ये एक सिंगल एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है ना। सो ऑकरेंस ऑफ टू हेड्स एक सिंपल इवेंट है, यानी कि इसको हम एलिमेंट्री इवेंट भी बोल सकते हैं। तो ये पहला टाइप था इवेंट का। दूसरा जो आया वो बेसिकली आया कंपाउंड इवेंट आया। कंपाउंड इवेंट को हम लोग कॉम्पोजिट इवेंट के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है ना। कंपाउंड इवेंट भी कहा जा सकता है या फिर कॉम्पोजिट इवेंट भी कहा जा सकता है। तो कंपाउंड इवेंट क्या होता है? ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है ना। एक ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो, ऐसे इवेंट को कंपाउंड इवेंट कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर हम लोग एक इवेंट कंसीडर करें, हम लोग इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोग एक इवेंट ए कंसीडर करें, ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन टेल, ठीक है ना। अगर हम बोल रहे हैं ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन टेल, तो उसमें ये तीनों एलिमेंट आ जाएगा। एटलीस्ट वन मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन मतलब होता है वन या वन से ज्यादा। तो जैसे देख सकते हैं कि इन दोनों में भी एक एक बार टेल आ रहा है और इसमें दो बार टेल आ जा रहा है। तो अगर हम एक इवेंट ए पकड़े ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन टेल, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट हो जाएगा? उसमें सिंपली हो जाएगा हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है ना। तो इसमें तीन एलिमेंट हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो हो गया ना, ये एक तरह का कंपाउंड इवेंट हो गया। इसमें तीन एलिमेंट, एक दो तीन, ठीक है ना। हम लोग ये इवेंट लिए ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन टेल, ठीक है ना। तो इसमें कम से कम एक टेल तो आ ही रहा है, सिर्फ ये वाला एलिमेंट उसमें नहीं है इस इवेंट में। क्यों? क्योंकि इसमें एक बार भी टेल नहीं आ रहा है, जबकि इवेंट ए में रहा है ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन टेल, तो इसलिए इसमें ये तीन एलिमेंट आया। तो ये जो इवेंट हुआ, ये एक तरह का कंपाउंड इवेंट हो गया। इसको हम लोग कॉम्पोजिट इवेंट के नाम से भी बुला सकते हैं। नेक्स्ट आया इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट को हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक ऐसा इवेंट है जिसकी ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी 0 हो, ठीक है ना। सो इम्पॉसिबल इवेंट को हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक ऐसा इवेंट है जिसके ऑकरेंस का चांसेस 0 हो, मतलब ये इवेंट कभी ऑकर कर ही नहीं सकता है। जैसे अगर हम यही वाला एक्सपेरिमेंट अगर कंसीडर करें, अगर हम एक इवेंट ए कंसीडर करें ऑकरेंस ऑफ 3 हेड्स, ठीक है ना। सो 3 हेड तो किसी में आ ही नहीं रहा है, इनफैक्ट हम तो सिर्फ 2 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली एक तरह का इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, ठीक है ना। सो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? कि ऐसा इवेंट जो कभी ऑकर नहीं कर सकता है। जैसे से सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक बैग है, उस बैग में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है। हम उसमें से एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम जो बॉल जो ड्रॉ किए वो एक व्हाइट बॉल होगा? जब बैग में खाली रेड और ब्लैक बॉल है, तो उसमें से व्हाइट बॉल कैसे ड्रॉ किया जा सकता है? तो बेसिकली एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। सो इम्पॉसिबल इवेंट सिंपली एक ऐसा इवेंट है जिसका होने का चांसेस 0 है, वो कोई हालत में वो इवेंट नहीं हो सकता है। सो ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाएगा, मतलब ये इवेंट कभी ऑकर कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग सेट में हम लोग नल सेट को हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना। नल सेट एक ऐसा सेट था जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो उसी तरीके से बेसिकली इम्पॉसिबल इवेंट को भी हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इम्पॉसिबल इवेंट हो गया जिसके ऑकरेंस का चांसेस 0 है, वो कभी ऑकर कर ही नहीं सकता है। इम्पॉसिबल इवेंट के बाद नेक्स्ट जो आया वो बेसिकली आया श्योर इवेंट आया, ठीक है ना। सो श्योर इवेंट क्या हो जाता है? श्योर इवेंट एक ऐसा इवेंट है जिसके ऑकरेंस का चांस 1 हो, मतलब हम लोग श्योर है कि वो इवेंट ऑकर करेगा ही करेगा। सो इसको भी हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो प्रोबेबिलिटी होता है ये 1 होता है। जैसे से सपोज अगर हम लोग यही वाला इवेंट अगर कंसीडर करें, ठीक है ना, अगर हम बोले ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट 0 टेल्स, ठीक है ना, एटलीस्ट 0 टेल्स अगर बोल दे तो उसमें बेसिकली चारों का चारों एलिमेंट आ जाएगा। तो ये एक तरह का श्योर इवेंट हो गया है। सिमिलरली अगर हम एक और एक एग्जांपल ले, मान लो मेरे पास एक बैग है, उस बैग में 5 रेड बॉल्स है, हम उसमें से एक बॉल ड्रॉ किए, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो रेड बॉल होगा? ऑब्वियस सब बात है, बैग में अगर रेड बॉल है तो खाली रेड बॉल ही आएगा। तो ये एक तरह का श्योर इवेंट हो गया है, ठीक है ना, मतलब एक ऐसा इवेंट जो गारंटीड है कि वो ऑकर करेगा ही करेगा। तो इसको हम लोग बेसिकली एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। श्योर इवेंट को भी एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हम लोग सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली सैंपल स्पेस ही श्योर इवेंट होता है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी है 1 होता है, मतलब हम लोग श्योर है कि ये इवेंट ऑकर करेगा ही करेगा। तो ऐसे इवेंट को श्योर इवेंट कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट इवेंट का क्लासिफिकेशन में जाते हैं। ओके, सो श्योर इवेंट के बाद जो नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली इक्वली लाइकली इवेंट्स आ रहा है। इक्वली लाइकली इवेंट्स, सो दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को, ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा होना चाहिए बेसिकली इक्वली लाइकली होने के लिए। दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को इक्वली लाइकली कब कहा जाएगा? जब उनके ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी सेम हो,
ठीक है ना। दो या दो से ज्यादा इवेंट्स का अगर ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी अगर सेम हो तब हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों को दोनों इवेंट जो वो इक्वल लाइकली है, ठीक है ना। दैट मींस अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाए, ठीक है ना, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाए तब हम लोग बोलेंगे कि ए और बी जो है ये दोनों को दोनों इक्वल लाइकली इवेंट्स है, ठीक है ना। ए और बी बेसिकली दो इवेंट्स है, ठीक है ना, सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट का दो इवेंट्स है सपोज, ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हो जाए तब हम लोग बोलेंगे कि ए और बी जो है ये दोनों को दोनों बेसिकली इक्वल लाइकली इवेंट्स है, ठीक है ना। इक्वल लाइकली होने के लिए दोनों के ऑकरेंस का चांसेस जो बेसिकली इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे कि ए और बी जो ये इक्वल लाइकली इवेंट्स है। नेक्स्ट आया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, सो अगेन दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहा जाएगा? दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहा जाएगा जब वो दोनों इवेंट्स कभी भी एक साथ ऑकर ना कर सके, ठीक है ना। दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहा जाएगा जब वो दोनों इवेंट्स एक साथ ऑकर ना कर सके। सो दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी शुड बी अ नल सेट, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ना ऑकरेंस ऑफ बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। तो अगर ये ए इंटरसेक्शन बी अगर एक नल सेट अगर हो जाएगा तो इसका मतलब ए और बी जो वो कभी भी एक साथ ऑकर नहीं कर सकता है, तब हम लोग बोलेंगे ए और बी जो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है ना। अगर सेट के लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो ये जो है ये बेसिकली डिसजॉइंट सेट्स होता है, ठीक है ना। डिसजॉइंट सेट्स होता है, ठीक है ना। डिसजॉइंट सेट्स क्या मतलब क्या होता है? जब दो सेट में कोई कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट ना हो तब उन दो सेट को डिसजॉइंट सेट्स कहा जाता है। तो सिमिलर वे में बेसिकली प्रोबेबिलिटी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है ना। अगर ए इंटरसेक्शन भी अगर नल सेट अगर हो जाए मतलब दोनों इवेंट कभी भी एक साथ ऑकर ना कर सके तब हम लोग बोलेंगे कि ए और बी जो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। सो दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इवेंट ए और इवेंट बी कभी भी एक साथ ऑकर नहीं कर सकता है। जैसे से सपोज हम लोग वो दो अनबाइस्ड कॉइन वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते लेते हैं कि हम लोग दो अनबाइस्ड कॉइन को टॉस कर रहे हैं। इवेंट ए से सपोज मेरा है ऑकरेंस ऑफ टू हेड्स एंड इवेंट बी मान लो मेरा है ऑकरेंस ऑफ टू टेल्स, ठीक है ना। इवेंट ए है ऑकरेंस ऑफ टू हेड्स एंड इवेंट बी है ऑकरेंस ऑफ टू टेल्स। सो बेसिकली दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो रहा है, तो इन दोनों इवेंट्स को बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जाएगा, ठीक है ना। और आखिरी जो टर्म यहाँ पे यूज होता है वो है बेसिकली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये आखिरी टर्म है जो इसमें यूज होता है। सो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है? दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब कहा जाएगा? दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स तब कहा जाएगा जब हम श्योर है कि उन दोनों इवेंट्स में से एटलीस्ट कोई एक तो ऑकर करेगा ही करेगा, ठीक है ना। सो दो इवेंट दिया हुआ है, अगर हम श्योर है कि आइदर ऑफ देम विल ऑकर तब हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों को दोनों इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, ठीक है ना। सो दो इवेंट को एग्जॉस्टिव इवेंट कब बोलेंगे? जब ए यूनियन बी सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा तो, ठीक है ना। ए यूनियन बी का मतलब होता है ना आइदर ए और बी और बोथ, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ऑकरिंग। तो अगर ये सैंपल स्पेस के बराबर अगर हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे कि ए और बी जो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि ए और बी जो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। मतलब हम श्योर है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम तो ऑकर करेगा ही करेगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम, माने ए और बी में से कम कोई एक इवेंट तो ऑकर करेगा ही करेगा, तब हम लोग बोलेंगे कि ए और बी जो है ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, ठीक है ना। सो ये सब टर्म्स जो है जो बेसिकली इस चैप्टर में यूज होता है, ठीक है ना। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन की ओर जाते हैं, ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन कैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। किसी भी इवेंट के ऑकरेंस का चांस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो ये हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। सो डेफिनेशन, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम लोग इवेंट ए के ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, ठीक है ना। सो कोई भी इवेंट ए हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को उसके ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। दैट मींस क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि वो इवेंट ए ऑकर करेगा।
तो हम लोग उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना। सो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये सिंपली हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इवेंट ए में कितना एलिमेंट्स है, ये एन ऑफ ए का मतलब हो गया कार्डिनल नंबर, ठीक है ना। मतलब इवेंट ए में कितना एलिमेंट्री इवेंट्स प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट्री एलिमेंट्स इवेंट पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम लोग बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलते हैं। तो ये एन ऑफ ए जो है ये तो से सपोज एम हो गया और एन ऑफ एस जो ये से सपोज एन हो गया है, ठीक है ना। एन ऑफ ए को हम लोग एम ले रहे हैं और एन ऑफ एस को हम लोग से सपोज एन ले रहे हैं। सो दैट मींस प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली हम लोग देखेंगे कि उस इवेंट में कितने एलिमेंट्स है डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है। से सपोज इवेंट ए में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है और टोटल सैंपल स्पेस पे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये सिंपली इक्वल्स टू m by n ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे m क्या हो गया? यहाँ पर m हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। m क्या हो गया? m हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कितने आउटकम्स जो है वो इवेंट ए को फेवर कर रहे हैं, जो कि बेसिकली कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए के इक्वल है। और n क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। मतलब टोटल सैंपल स्पेस में कितना पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है ना। तो ये n ऑफ s के इक्वल हो गया है, ठीक है ना। सो दैट मींस किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो सिंपली होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। कितना आउटकम्स उस पर्टिकुलर इवेंट को फेवर कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस में कितना आउटकम्स है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हो गया ना, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन हो गया है। अब यहां से ना दो टर्म फ्रीक्वेंटली यूज में आता है, एक तो हुआ ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, ठीक है ना। दो टर्म फ्रीक्वेंटली यूज में आता है, एक तो हुआ ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए। सो ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए क्या हो जाता है? ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए जो है ये सिंपली होता है सॉरी। सो ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए क्या होता है? ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए जो ये सिंपली होता है कितना फेवरेबल आउटकम है डिवाइडेड बाय कितना अनफेवरेबल आउटकम्स है, ठीक है ना। सो सिंपली ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए क्या होता है? ये सिंपली होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना। सो ये ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है? ये तो m है, सो दैट मींस न्यूमरेटर m हो जाएगा। और नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स कितना है? ध्यान से देखो, m है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और n है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो टोटल में से अगर हम फेवरेबल को अगर हम हटा दे तो बचा हुआ जो आउटकम्स होगा वो बेसिकली वो अनफेवरेबल हो जाएगा। सो नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स जो ये सिंपली n माइनस m हो गया, ठीक है ना। n है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और m है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में से अगर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हटा दे तो जो बचेगा वो बेसिकली नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए जी सिंपली नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स का रेशियो है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर टू दिस टर्म एक टर्म और यूज होता है जिसको हम लोग ऑड अगेंस्ट इवेंट ए बोलते हैं, ठीक है ना। सो ऑड अगेंस्ट इवेंट ए, ऑड अगेंस्ट इवेंट ए क्या हो जाएगा? ऑड अगेंस्ट इवेंट ए, ठीक है। ये ऑड अगेंस्ट इवेंट ए जो है ना, सिंपली ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए का रेसिप्रोकल होता है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है। मतलब ये फेवरेबल बाय अनफेवरेबल है, ऑड अगेंस्ट क्या होगा? ये अनफेवरेबल बाय फेवरेबल होगा, ठीक है ना। सो दैट मींस क्या हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग ऑड अगेंस्ट इवेंट ए कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी, इस तरीके से ऑड अगेंस्ट इवेंट ए कैलकुलेट किया जा सकता है। सो नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स कितना है? जैसे कि हम यहाँ पे बताए थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में से अगर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमको नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स मिल जाएगा। तो कितना हो गया नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स?
ये तो सिंपली हो गया n माइनस एम, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स m है, तो सिंपली n माइनस एम बाई एम जो है ये ऑड अगेंस्ट इवेंट ए हो गया है। तो देख सकते हैं कि ऑड अगेंस्ट इवेंट ए जो है ये ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए का जस्ट रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, जस्ट रेसिप्रोकल है। तो ये तो केस था जब हम लोग को प्रोबेबिलिटी दे दिया गया है, वहां से हम लोग ऑड्स इन फेवर और ऑड अगेंस्ट कैलकुलेट कर लिए। मान लो अगर उल्टा सिचुएशन रहा, हम लोग को ऑड्स इन फेवर या फिर ऑड अगेंस्ट दे दिया गया है, वहां से हम लोग को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों में से कोई एक चीज दिया हुआ है, ठीक है ना, तो वहां से हम लोग को वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। से सपोज हमको ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए दिया हुआ है, ठीक है ना, से सपोज हमको ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए दे दिया गया है, ठीक है ना, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, ठीक है, से सपोज ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए जो ये हमको p बाई क्यू दिया हुआ है। सो ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए क्या होता है, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए क्या होता है, ये सिंपली होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम। दैट मींस p तो मेरा हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया, और q मेरा हो गया नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम हो गया। तब यहां से अगर हम लोग को प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है, सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी तो होता है ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो है p, तो यहाँ पे तो p आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स प्लस नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना, टोटल आउटकम्स में दोनों आ जाता है फेवरेबल और अनफेवरेबल। सो ये तो मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, और ये है नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो सिंपली p प्लस क्यू ऐसा हो गया है, ठीक है ना। सो इन केस अगर हम लोग को ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए अगर दे देगा कि ये p बाई क्यू है, तो यहां से हम लोग बेसिकली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सिंपली p होल डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली केस है जब हम लोग को ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए दे दिया गया, वहां से हम लोग को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना रहेगा। तो सिमिलरली अगर हम लोग को ऑड अगेंस्ट इवेंट ए अगर दे दिया गया है, ठीक है ना, सिमिलरली अगर हम लोग को ऑड अगेंस्ट इवेंट ए अगर दे दिया गया है, मान लो हमको ऑड अगेंस्ट इवेंट ए जो ये हमको a बाई b दे दिया गया है। सो ऑड अगेंस्ट इवेंट ए क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स तो है a, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है b। अनफेवरेबल बाय फेवरेबल जो होता है ये ऑड अगेंस्ट होता है, मतलब नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स हो गया a और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया b। तो तब अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a ये तो होता है ना फेवरेबल बाय टोटल। सो फेवरेबल आउटकम कौन सा है, b बेसिकली फेवरेबल आउटकम है, ठीक है ना, ये ऑड अगेंस्ट है। सो अनफेवरेबल बाय फेवरेबल मतलब b नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, सो ऊपर में b आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों आएगा। सो फेवरेबल तो है बेसिकली b और अनफेवरेबल है a। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, a प्लस b। तो इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम लोग को ऑड्स इन फेवर या फिर ऑड अगेंस्ट इवेंट ए अगर दे दिया गया हो तो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन था। अब हम लोग नेक्स्ट जो जाते हैं वो बेसिकली हम लोग एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की ओर जाते हैं, ठीक है ना। कुछ सर्टेन थ्योरम्स है जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज में आता है, तो वही अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो उसको बेसिकली एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट जो टॉपिक आया वो बेसिकली आया एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, क्या क्या है एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेसिकली तीन थ्योरम्स है प्रोबेबिलिटी का। कौन कौन सा तीन थ्योरम है, जैसे कि सबसे पहला जो आया वो तो ये आया कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये पहला एक्सियम आया कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दैट मींस प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्वाइट ऑब्वियस सब बात है, प्रोबेबिलिटी जो है ये बेसिकली दो कार्डिनल नंबर का रेशियो है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है ये बेसिकली दो कार्डिनल नंबर का रेशियो है, और कार्डिनल नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है, ठीक है ना। सो व्हाट डज दैट मीन, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी जो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये दो कार्डिनल नंबर का रेशियो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। और वो कार्डिनल नंबर जो वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर नॉन नेगेटिव है तो ऑब्वियस सा बात है कि प्रोबेबिलिटी पे जो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा,
ठीक है ना। तो ये फर्स्ट एक्सियम था। सेकेंड एक्सियम क्या है? सेकेंड एक्सियम है कि किसी भी श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। ये भी हम लोग जब श्योर इवेंट का डेफिनेशन पढ़े थे तब हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, ठीक है ना। एक ऐसा इवेंट जिसका होना गारंटीड हो उसका प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होगा, मतलब उसके ऑकरेंस का चांस जो बेसिकली वो 1 है, ठीक है ना। ये सेकेंड एक्सियम था। और थर्ड एक्सियम क्या है? थर्ड एक्सियम बोल रहा है इफ a1 a2 a3 a4 डॉट अप टू an, ठीक है। मान लो इस तरीके से हम लोग को n इवेंट्स दिया हुआ है जो कि पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। मान लो हम लोग को n इवेंट्स दिया हुआ है जो कि पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। व्हाट डू मीन बाय पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ कि इन n इवेंट्स में से अगर हम कोई भी दो इवेंट अगर पकड़े, ठीक है ना, इस n इवेंट्स में से अगर हम कोई भी दो इवेंट अगर पकड़े तो उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो सब पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का तो मतलब हम ऑलरेडी बोल चुके हैं जब टर्म्स बता रहे थे, तब उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डेफिनेशन हम क्या बोले थे? दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहा जाता है? जब वो दोनों इवेंट एक साथ ऑकर ना कर सके, ठीक है ना। जब दो या दो से ज्यादा इवेंट्स एक साथ ऑकर ना कर सके तब हम लोग बोलेंगे कि दोनों को दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पे पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो रहा है? इस n इवेंट्स में से अगर हम कोई भी दो इवेंट अगर पकड़े तो उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, मतलब वो दोनों इवेंट एक साथ ऑकर नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो कोई किसी के साथ भी बेसिकली कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये हुआ पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब, कोई भी किसी भी इवेंट का किसी दूसरे इवेंट के साथ कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, समझ गए ना। तब थर्ड एक्सियम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग को मान लो इस तरीके से हम लोग को n इवेंट्स दिया हुआ है a1 a2 a3 a4 डॉट अप टू an, मान लो इस तरीके से हम लोग को n इवेंट्स दिया हुआ है जो कि पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन a4 डॉट अप टू यूनियन an, ये जो है ये सिंपली इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा बेसिकली थर्ड एक्सियम है, थर्ड थ्योरम है, ठीक है ना। अगर हम लोग को n इवेंट्स दिया हुआ है जो कि पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनके यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो था ये बेसिकली मेरा थर्ड एक्सियम था जो इस चैप्टर में बेसिकली यूज होता है। इन तीन एक्सियम से बहुत सारा रिजल्ट आ सकता है, ठीक है ना। कैसे कैसे रिजल्ट आ सकता है हम कुछ कुछ का प्रूफ दिखाएंगे, रिमेनिंग हम बेसिकली हम स्टूडेंट्स लोगों पे छोड़ते हैं कि स्टूडेंट्स लोग बेसिकली प्रूफ कर देंगे इसको, ठीक है ना। सो इन तीन एग्जाम से बेसिकली बहुत सारा रिजल्ट आ सकता है। जैसे कि सबसे पहला रिजल्ट क्या आया? सबसे पहला रिजल्ट आया कि ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तीन में से कोई भी एक सिंबल यूज किया जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने का। ये बेसिकली क्या है? ये नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए है, ठीक है ना। ये जो ये सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए है। दैट मींस क्या प्रोबेबिलिटी है? इवेंट ए ऑकर नहीं करेगा, ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि इवेंट ए ऑकर नहीं करेगा, ठीक है ना। ये नहीं ऑकर करने का चांस है, ठीक है ना, नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए। जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था? वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है कि सिंपली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, ऐसा बेसिकली हो जाता है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसा हो जाता है। कैसे आया ये? इसका प्रूफ क्या है? तो चलो इसका प्रूफ दिखाते हैं। तो इसका प्रूफ क्या है? देखो सबसे पहला बात है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट? ये बेसिकली नल सेट होता है, ठीक है ना। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही बेसिकली होता है ऐसा एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। दैट मींस ए और ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये दोनों का दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हम क्या बोले थे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हम बोले थे कि उनके यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिकली एक्सियम 3 के कारण आ रहा है।
एक्सियम थ्री में बोले थे ना कि अगर A1 A2 A3 अगर डॉट टू A अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनके यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम हो जाता है। तो उसी हिसाब से A और A कॉम्प्लीमेंट ये दोनों का दोनों बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इनके यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम हो जाएगा। अब A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट जो ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। सो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस आएगा जो कि बेसिकली 1 होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सियम 2 प्रोबेबिलिटी बेस जो ये 1 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये तो हो जाएगा ना 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। सो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर ले जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। सो इस तरीके से बेसिकली हम लोग A कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। दैट मींस क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट A ऑकर नहीं करेगा, तो ये सिंपली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? सो ये पहला रिजल्ट था जो इन 3 एग्जाम से आ रहा है। सिमिलरली और भी रिजल्ट पॉसिबल है। ठीक है ना? जैसे कि सेकेंड रिजल्ट क्या हो जाएगा? सेकेंड रिजल्ट क्या हो जाएगा? किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है ये ऑलवेज 0 से 1 के बीच में लाई करता है इंक्लूडिंग बोथ द लिमिट्स। ठीक है ना? दैट मींस प्रोबेबिलिटी कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। मैक्स टू मैक्स किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होगा और मिनिमम से मिनिमम किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होगा। सो प्रोबेबिलिटी जो ये ऑलवेज 0 से ग्रेटर देन इक्वल बट लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। ये बेसिकली मेरा सेकंड रिजल्ट है जो इन 3 एग्जाम से आ रहा है। ठीक है ना? इसका प्रूफ क्या है? देखो एक्सियम 1 के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ A ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू एक्सियम 1। ठीक है ना? ये बेसिकली मेरा एक्सियम 1 था, तो मैंने ये वाला तो बेसिकली हो गया। ठीक है ना? सो अकॉर्डिंग टू एक्सियम 1 किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो दैट व्हाट डज दैट मीन? इट सिंपली इंप्लाइज दैट A कॉम्प्लीमेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हर इवेंट का तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। सो A कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब फर्स्ट रिजल्ट में क्या आया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाता है। सो इट सिंपली इंप्लाइज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा आ जाएगा। सो दैट मींस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है। सॉरी 1। ठीक है ना? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बट लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो ये यहां से प्रूफ हो जा रहा है। तो ये मेरा सेकंड रिजल्ट है जो बेसिकली इन तीन एग्जाम से आ रहा है। सिमिलर वे में और भी बहुत सारा रिजल्ट्स है, हम जस्ट रिजल्ट लिख दे रहे हैं, हम स्टूडेंट लोग पे छोड़ रहे हैं कि स्टूडेंट लोग बेसिकली इन रिजल्ट्स को प्रूफ करेंगे। ठीक है ना? सो ये दूसरा रिजल्ट था। थर्ड रिजल्ट क्या हो जाएगा? थर्ड रिजल्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब क्या होता है? A माइनस बी का मतलब इवेंट A तो ऑकर कर रहा है बट इवेंट B ऑकर नहीं कर रहा है। ठीक है ना? सो दिस विल बी सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? इवेंट A तो ऑकर कर रहा है बट B ऑकर नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाता है? ये सिंपली हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ऐसा ही हो जाता है। ठीक है ना? A में से हम लोग वो पोर्शन हटा दिए जो बेसिकली जहां पे B ऑकर कर रहा है, माने इंटरसेक्शन वाला पोर्शन बेसिकली हटा दिए। सिमिलरली अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A अगर निकालें तो B माइनस A का मतलब क्या होता है? B माइनस A का मतलब होता है इवेंट B तो ऑकर कर रहा है बट इवेंट A ऑकर नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? इवेंट B ऑकर कर रहा है बट इवेंट A ऑकर नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? सो ये क्या हो जाता है? ये सिंपली हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि बेसिकली वो इवेंट ऑकर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे A के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ मतलब इवेंट A ऑकर नहीं कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ B मतलब इवेंट B ऑकर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा पांचवा क्या आया? पांचवा आया प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जो है ये सिमिलर फॉर्मूला है जैसे हम लोग सेट थ्योरी में बेसिकली देखे थे। तो A यूनियन B का जो प्रोबेबिलिटी है ये सिंपली हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सो ऐसा बेसिकली A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी हो जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग को 3 इवेंट्स अगर दिया हुआ है, सो A यूनियन B यूनियन C अगर निकालना है तो इसका भी हम लोग फॉर्मूला में बेसिकली सेट थ्योरी में देखे थे, तो सेम फॉर्मूला बेसिकली है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सिमिलर फॉर्मूला हम लोग सेट थ्योरी में देखे थे, जस्ट प्रोबेबिलिटी की जगह कार्डिनल नंबर था, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी पुट कर रहे हैं, सेट थ्योरी में बेसिकली पी के जगह पे एन था जो कि बेसिकली कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो ये था आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली प्रोबेबिलिटी के आगे वाला पोर्शन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।